मेरा हमेशा से सपना था कि मैं किसी दिल्ली के कॉलेज में जाऊँ। जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि एकदम फैंसी कॉलेजेस होते हैं, उनमें बढ़िया-बढ़िया बच्चे अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, बड़ी-बड़ी कार्स में या बैग्स लेके घूमते हैं, कैफेटेरिया होता है, क्लासेस जाते हैं। जब तक उनकी फ्रेशर्स नहीं हो जाती, तब तक वो सूट सलवार पहनेंगे, जूते पहनेंगे, चोटी बनाएँगे और दे आर नॉट सपोज्ड टू वियर एनीथिंग। उनके फेसेस देख के नहीं पहचानोगे, उन्हें चप्पल देख के उनकी पहचानोगे कि पिंक चप्पल में ये दीदी आती हैं, रेड चप्पल में ये दीदी आती हैं। हाँ भाई, बहुत बन रही हो तुम, बहुत हवा में उड़ना आ रहा है और छोटे कपड़े पहन के चली जाती। पता है सब लोग कैसे देखते हैं कि आ गई स्टेज पे चढ़ने, इस डर से कि मैं मतलब शायद मेरे को इस चीज़ के लिए क्रिटिसिज्म मिले या मेरे को टॉन्ट मिले या लोग मेरे को हाईलाइट करते हैं, मैं इस चीज़ के डर से नहीं रुक सकती। तो मैंने हेलो, मेरा नाम राजश्री ग्रोवर है और मैंने अभी अपना नीट पीजी का एग्ज़ाम दिया है और अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है। आप में से बहुत से लोग मुझे ज़रूर जानते होंगे क्योंकि मैं अपनी नीट की स्टोरीज़ अपने चैनल पे भी शेयर करती हूँ। लेकिन आज मैं वो स्टोरीज़ बताने वाली हूँ जिनके बारे में मैं कभी किसी को नहीं बताती या मैंने नहीं बताया है। तो प्लीज़ इस टॉक को एंड तक ज़रूर देखें। मैं हरिद्वार के एक छोटा-सा सिटी है उसमें ज्वालापुर, वहाँ पर पैदा हुई थी। और इनिशियली मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो उनकी गवर्नमेंट पोस्टिंग थी एक रूरल एरिया में, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे 2-3 साल तक। फिर वहाँ से मैं 30-40 किलोमीटर दूर स्कूलिंग करने के लिए जाती थी। बट आई वाज़ ऑलवेज़ अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो सबको मेरे अंदर वो चीज़ लगती थी कि शायद ये और करेगी, तो ये और अच्छा कर सकती है। तो स्कूल में भी ऐसा होता था कि अगर एनुअल फंक्शंस में तुम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, तो तुम्हारे पीरियड्स बंक होंगे। तो टीचर्स मुझे मॉक कर देते थे, मतलब मैं क्लास में आती थी तो तुम हाँ, हाँ, तुम तो नाचती ही रहो, जाओ तुम डांस कर लो, तुम्हारा काम कहाँ से पूरा हो जाएगा, तुम्हें कैसे आता होगा ये, या तुम्हारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, जाओ तुम डांस ही कर लो। मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे साथ होती थी। क्लास 8 तक तो ऐसे ही चलता रहा, मैं अपने डांस को बहुत इंपॉर्टेंस देती थी। जब मैं 9th में आई तो मेरे घर से भी ये चीज़ थोड़ी-थोड़ी आने लगी और मेरे अंदर भी ये चीज़ आने लगी कि शायद अब मुझे अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि बचपन तक तो मुझे यही लगता था कि मैं शायद कोरियोग्राफर बन जाऊँगी या कुछ अच्छी फ़िल्म लाइन में चली जाऊँगी जहाँ मैं कुछ सिखा सकती हूँ या कर सकती हूँ। बट इवेंचुअली आई रियलाइज़ कि मेरे तो फैमिली में या मेरे जो भी सोसाइटी है उसके अंदर ये बहुत ही प्री-अज़्यूम्ड है कि मैं एक डॉक्टर बनूँगी। तो 9th से मैंने थोड़ा-सा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी स्टार्ट की कि हाँ यार, कोई बात नहीं, क्योंकि मम्मी का सपना था, नानी का सपना था, दोनों का सपना रहा है हमेशा डॉक्टर बनने का खुद। और मेरी मम्मी भी कुछ कारणों से नहीं बन पाई, मेरी नानी भी उस टाइम पे उनकी बहुत जल्दी शादी हो गई थी, तो वो नहीं बन पाई थी। तो उनके अंदर एक वो आस रहती थी हर टाइम कि हमारे घर में एक डॉक्टर तो हो कम से कम, और वो हमेशा से बचपन से मुझे यही चीज़ के लिए वो करते थे मोटिवेट। तो मैंने सोचा क्यों ना यार ये कर ही लिया जाए, इतना भी इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो मैंने 9th से पढ़ाई स्टार्ट करी। 10th में मैंने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर दिया था कोचिंग में कि चलो थोड़ा-सा तुम्हें उससे ओरिएंटेशन रहता है कॉम्पिटिशन का। पर उस टाइम पे मेरे को थोड़ा-थोड़ा 10th से ये लगने लग गया था कि यार इट इज़ गोइंग टू आस्क फॉर अ लॉट। 9th, 10th, 11th 3 साल तुम्हें पढ़ाई करनी है। एक कॉम्पिटिशन, एक दिन का एग्ज़ाम क्रैक करना है, जो भी है उसमें करना है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नहीं भी होता। तो मुझे धीरे-धीरे करके वो चीज़ थोड़ी-सी अनॉय करने लगी कि मेरे को अपना स्कूल छोड़ना पड़ेगा, मेरे को अपनी स्कूल को लीनिएंटली मतलब थोड़ा-सा वैसे लेना पड़ेगा, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय नहीं कर सकती। मेरे को वैसे भी बहुत सैक्रिफाइसेस देने पड़ते थे। तो वो सब चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा ना इरिटेट करती थी उस टाइम पे कि यार इज़ इट इवन वर्थ इट, कि ये सब क्या इवन वर्थ इट है? कि मैं एक कॉम्पिटिशन क्रैक करूँगी, पता चला मेरा कल के दिन हुआ भी नहीं। रोज़ का यही चक्कर, आज टेस्ट दिया, आज अच्छा नहीं हुआ, मूड बिल्कुल ख़राब, अगले टेस्ट तक मूड ख़राब रहेगा कि कैसी रैंक आई, मैं तो डिज़र्व नहीं करती शायद, या बिल्कुल मैं इस लायक नहीं हूँ, पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही भी कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। धीरे-धीरे करते फाइनली नीट का दिन आया। मैंने मतलब एग्ज़ाम से 1 दिन पहले से मैं नंब थी बिल्कुल। मैं गई वहाँ पे, मैंने दिया जो मुझे आता था, मैंने अपना एग्ज़ाम दिया, मैं वापस आई। मैं तुरंत घर आते ही आकाश गई, मैंने वहाँ जाके अपना चेक किया सारा, एंड मेरे इतने मार्क्स थे जो मैं एक अच्छा सिलेक्शन निकाल सकती थी, मतलब गवर्नमेंट सीट निकाल सकती थी। तो मतलब मैंने कैलकुलेट तो 580 मार्क्स किए थे, बट इवेंचुअली वो आंसर किया ही कुछ 1-2 क्वेश्चंस का ऊपर-नीचे होके 558 मार्क्स मेरे बैठे। अब सिलेक्शन तुम्हारा हो गया है, तुम तो बिल्कुल दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन गए हो, और जितने भी वो 3 साल का जो स्ट्रगल होता है ना, वो सब जिस टाइम पे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है, उस टाइम पे वो सारा स्ट्रगल तुम्हारे लिए एक बहुत ब्लर मेमोरी हो जाती है। मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मैं तो बहुत ही हीरोइन बन गई हूँ, अब मेरा टाइम शुरू हो चुका है, अब मैं कॉलेज जाऊँगी और अपनी एक ऐसी लाइफ़ स्टार्ट करूँगी, जो एक शायद एक आइडियल लाइफ़ होती है। फिर आई कॉलेज की बारी।
कॉलेज में मेरा हमेशा से सपना था कि मैं किसी दिल्ली के कॉलेज में जाऊँ। जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं कि एकदम फैंसी कॉलेजेस होते हैं, उनमें बढ़िया-बढ़िया बच्चे अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, बड़ी-बड़ी कार्स में या बैग्स लेके घूमते हैं, कैफेटेरिया होता है, क्लासेस जाते हैं। मतलब एक कॉलेज की इमेज वही होती है एक बच्चे के दिमाग में। तो मेरे दिमाग में भी वही सब थी। मैं भी अपना मम्मी के साथ शॉपिंग करी मैंने, बढ़िया-बढ़िया ड्रेसेस खरीदी, अच्छा-अच्छा कपड़े सब लेके और मैं अपना कॉलेज देखने के लिए गई। मेरे को कॉलेज अलॉट हो गया एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज। मैं वहाँ पहली बार जब मेरे को अपॉइंट हुआ तो मैं अपना अलॉटमेंट लेटर लेके वहाँ पे पहुँची। जब मैं वहाँ पहुँची तो सबसे पहले हम हॉस्टल देखने के लिए गए क्योंकि सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही होती है कि तुम हॉस्टल्स देखो। मैंने हॉस्टल का रूम देखा, उस रूम में 2 बेड्स पड़े थे एल शेप में। तो मतलब मुझे पहले ऐसा लगा कि शायद एक बंदे का ये रूम है। तो आई वाज़ लाइक ठीक है यार, इतना छोटा कमरा भी नहीं है, कोई बात नहीं, एक अलमीरा है, एक बेड है, आई कैन सर्वाइव, इट्स ओके। फिर जब मुझे पता चला कि ये एक शेयरिंग रूम है, तो सबसे पहले तो मेरी वहीं हालत ख़राब हो गई थी कि भई इतने छोटे कमरे में तुम एक अनजान इंसान के साथ कैसे रह सकते हो? फिर उसके बाद मैं वॉशरूम्स देखने के लिए गई। जब मैं वॉशरूम्स देखने के लिए गई तो वो मेरे रूम से बहुत दूर थे, काफ़ी दूर थे एंड ऐसे होता है वहाँ पे कि 3-3 वॉशरूम, 3-3 बाथरूम ऐसे करके सब अटैच होता है एंड यू आर सपोज्ड टू कम एवरी डे देयर। मतलब अगर तुम्हें रात के 2 बजे भी जाना है तो तुम्हें इतनी दूर आना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक भी नहीं होते। तो मुझे वो चीज़ देख के भी कि तुम्हें आदत है कि घर में तुम ऐसे रहते हो कि तुम्हारे रूम के साथ एकदम अटैच है सब कुछ और अचानक से तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एक वॉशरूम जाने के लिए। देन इट वाज़ लाइक इट्स ओके, फिर कोई बात नहीं। फिर मैं नीचे आई तो वहाँ पे जो हॉस्टल में आंटीज़ वग़ैरह होती हैं, उन्होंने बताया कि बेटा देखो इट्स लाइक ये कि यहाँ पे तुम ऐसा नहीं कि कुछ भी कपड़े पहन सकते हो। मेरठ बहुत एवरेज सा शहर है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये रूल बनाया हुआ है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो सूट सलवार पहनेंगे। जब तक उनकी फ्रेशर्स नहीं हो जाती, तब तक वो सूट सलवार पहनेंगे, जूते पहनेंगे, चोटी बनाएँगे और दे आर नॉट सपोज्ड टू वियर एनीथिंग। चाहे पार्टी करने भी जाना हो बाहर, ऐसा नहीं है सिर्फ़ क्लासेस में। चाहे बाहर पार्टी करने भी जाना हो, तुम्हें इसी तरीके के कपड़े पहन के जाना है। मैंने मेरे सारे कपड़े, मेरी सारी ड्रेसेस वहीं पे खराब हो गई। फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं घर आई, मैंने 2-3 सूट खरीदे कि कितनी दिन की बात है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन ऐसे भी रह लेंगे। मैं अपना पैकिंग-वैकिंग करके मैं कॉलेज आ गई। कॉलेज आने के बाद पहला दिन था मेरा और पहले दिन ही हमें आते ही ये सब पता चला कि सूट मतलब हमारा जो एप्रन होता है, डॉक्टर्स वाला एप्रन, उसका जो 3rd बटन होता है, वी आर सपोज्ड टू लुक एट द 3rd बटन एंड टॉक टू एवरीवन ओवर देयर। मतलब ये हर मेडिकल कॉलेज के यही रूल्स होते हैं क्योंकि यू आर सपोज्ड टू लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम देयर। तो 3rd बटन देख के बात करनी है। कोई सीनियर भी आता है अगर तो उसकी चप्पल देख के तुम्हें उसे पहचानना है। यू कैन नॉट लुक एट देयर फेसेस। तुम उनके फेसेस देख के नहीं पहचानोगे, उन्हें चप्पल देख के उनकी पहचानोगे कि पिंक चप्पल में ये दीदी आती हैं, रेड चप्पल में ये दीदी आती हैं। मतलब अगर वो आते भी थे ना, सपोज़ 4-5 आए हैं, 4-5 की चप्पलों से हम लाल चप्पल वाली दीदी का नाम ये, रेड चप्पल वाली दीदी का नाम डॉक्टर ये। तो हमें इस तरीके से मतलब हर हर किसी को इस तरीके से हमें रिकॉग्नाइज़ करना पड़ता था। अर्ली स्टेज में ये सब चीज़ें बहुत फ़न लगती हैं, मुझे भी लगती थी। आपके मूड पे डिपेंड करता है ना कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अभी। तो शुरुआत में इतना ज़्यादा नहीं लगता था, पर जैसे-जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस और बढ़ता गया, तो वो सब चीज़ें ना मिलके बहुत इरिटेट करने लगती हैं। पहला इंसिडेंट तो यही था कि हमारा फेस्ट होता था हर साल, तो फेस्ट में ऐसा कुछ इतना वो नहीं था, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं था कि तुम किस तरीके के कपड़े पहन सकते हो, क्या कर सकते हो। मैंने स्टेज पे मतलब मैं तो वही सोच के गई थी ना कि ये करण जौहर का कॉलेज है। मैं एक बहुत अच्छा सा वेस्टर्न डांस प्रिपेयर करके स्टेज पे गई और फुल कपड़े पहने मैंने, ऐसा कुछ नहीं, मैंने रिवीलिंग बिल्कुल नहीं पहना। पूरी टी-शर्ट थी, पूरी जीन्स थी, उस जीन्स में हल्के से कट्स थे नीज़ पे, हल्के से, बहुत थोड़े, ऐसा भी नहीं कि पूरा रग था। इससे तो बहुत मॉडर्न कपड़े लड़कियाँ पहनती हैं। मैंने एक बहुत बेसिक सी जीन्स पहनी। मेरा डांस बहुत अच्छा लगा सबको, इतनी हूटिंग हुई और मैं उस बार फर्स्ट ईयर में ही सेकंड आ गई थी डांस कॉम्पिटिशन में। फर्स्ट ईयर के बच्चे को देते भी नहीं थे इतना जल्दी प्राइज़, बट मैं सेकंड आ गई थी। और मतलब जैसे ही मैं स्टेज से नीचे आई, मेरे को मेरी सीनियर का कॉल आ गया कि मतलब वो मेरी वेल विशर सीनियर थी कि राजश्री ये क्या किया आज तुमने और तुम्हारी ना रात में मतलब डाँट पड़ सकती है इस चीज़ को लेकर। तो मेरा मूड इतना ऑफ हो गया। मैंने सोचा यार मेरे को तारीफ़ मिलेगी कि मैंने इतना अच्छा डांस किया और मेरे को लोग शाबाशी देंगे कि वाओ! कितना बढ़िया डांस किया तुमने। लेकिन मुझे इस चीज़ का डर बैठ गया कि आज तो मेरी रात में वाट लगने वाली है। सब आते थे एक-एक करके, हाँ भाई, बहुत बन रही हो तुम, बहुत हवा में उड़ना आ रहा है और छोटे कपड़े पहन के चली जाती। पता है सब लोग कैसे देखते हैं कि आ गई स्टेज पे चढ़ने। मुझे पता है कि मैं क्या करूँगी जो मेरे को डिसेंट लगवाएगा और क्या करूँगी जो मेरे को बहुत इनडिसेंट लगवाएगा और मैं उस बाउंड्री को कभी क्रॉस नहीं करती। बट
उस दिन मैं रोई थी, लिटरली मैं बहुत रोई थी उस दिन कि मुझे लगी थी वो चीज़। फिर तुम इन चीज़ों से उभर जाते हो, कोई बात नहीं। एक तो इंसान फर्स्ट ईयर में वैसे ही घर से इतना नया गया होता है कि उसको कुछ भी नहीं पता होता लाइफ के बारे में। ऊपर से जाके इतनी मोटी-मोटी उसको बुक्स पकड़ा दी जाती हैं कि तुम्हें अब ये सारी किताबों में से कुछ-कुछ पढ़ना है। उस कुछ-कुछ को ढूँढने में ही बहुत टाइम लगता है कि आपको इतना सेलेक्ट करना है हर बुक में से कि क्या पढ़ना है। और ऊपर से आपकी रूममेट प्रॉब्लम्स भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके बाद आपके साथ और जो चीज़ आपके साथ अच्छी हो सकती है, वो भी ख़राब हो जाए। मेरी सिस्टर है, वो भी साथ वाले मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ती थी, तो उसने बोला मुझे कि मेरा बर्थडे है और मैं भी मेरठ आ रही हूँ अपनी फ्रेंड्स को लेके, तो तू भी आ जा। अब मेरा तो फर्स्ट ईयर चल रहा था, मैं तो सूट में ही जा सकती थी, वो अपना बढ़िया ड्रेसेस वगैरह पहन के आ रहे थे। तो मैंने प्लान बनाया, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे उस टाइम पे। मैं गई एक शोरूम पे और मैंने एक ड्रेस खरीद ली, बहुत बेसिक सी क्यूट सी ड्रेस थी, बहुत कवर्ड थी, मैं पहनती ही नहीं थी तब ऐसा कुछ भी कि मेरे को कोई भी पॉइंट आउट करे। तो मैंने एक ड्रेस खरीदी और मैंने ये प्लान बनाया अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कि मैं इसके नीचे ना सलवार और इसके ऊपर चुन्नी डाल लूँगी, वो कुर्ते जैसी बन जाएगी ड्रेस, तो ऐसे करके मैं चली जाऊँगी और वहाँ जाके अपना वॉशरूम में चेंज कर लूँगी। मैंने यही किया, बाल भी खोलने थे मुझे पार्टी के लिए, तो मैं चोटी रफ़ सी चोटी बना के गई और सलवार और चुन्नी पहन के और मैं उसके साथ चली गई। वहाँ जाके अब वहाँ जाके तो तुम्हें चेंज करके फ़ोटोज़ खींचने थे और फ़ोटोज़ खींच के तुम्हें इंस्टा पे डालने थे। मैंने इंस्टा पे डाल दिए। अब वो फ़ोटोज़ तो सारे कॉलेज में फ़ेमस हो गए कि ये फर्स्ट ईयर की लड़की कौन है, जो छोटे-छोटे कपड़े पहन के उस जगह का नाम मीराज़ बिस्त्रो है। तो मेरी एक सीनियर मुझे बोलती है कि राजश्री तुम तो शॉर्ट्स पहन के मीराज बिस्तर गई थी, हमने सुना है। एक इंसिडेंट से निकलने में कम से कम भी तुम्हें 1 डेढ़ हफ्ता लगता था और वो उस 1 डेढ़ हफ्ते के बाद तुम्हारा दूसरा इंसिडेंट तैयार बैठा रहता था। लिटरली इस तरीके की चीज़ें पूरे 1 साल होती रही। फिर करते एग्ज़ाम्स आ गए। एग्ज़ाम्स आए तो थोड़ा-सा फर्स्ट ईयर में वैसे भी एक नए गए हुए बच्चे को उस तरीके की पढ़ाई को समझना मुश्किल होता है। क्योंकि तुम गए हो अभी नीट का पेपर देके जिसमें तुमने ऑब्जेक्टिव बेस्ड तैयारी करी थी, एमसीक्यूज़ बेस्ड तैयारी करी थी, तुमने उसके हिसाब से सब किया था। अब तुम वहाँ पहुँच गए, अब वहाँ तुम्हें थ्योरी लिखनी है, पेज भरने हैं आंसर्स के। वहाँ सपोज़ आ रहे हैं 10 क्वेश्चन में तुम्हें 32 शीट्स फिल करनी है। अब वो चीज़ तो बिल्कुल अलग होती है। ऊपर से वो भी तुम्हें सिलेक्टिव लिखना है, जो तुम्हारी बुक्स में है उसमें से छाँट के लिखना है। मेरे को ये चीज़ समझने में थोड़े से दिन लगे। फर्स्ट ईयर में भी मेरे को मतलब ये चीज़ थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लगती थी कि यार मैं इसको सॉर्ट कैसे करूँ? बच्चे कर भी लेते थे। मैंने 1-2 फ्रेंड से पूछा, अपने सीनियर्स से पूछा कि मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए? फिर मैंने थोड़ा बहुत करके फर्स्ट ईयर तो एनी हाउ पास कर लिया। मैं खुद से सैटिस्फाइड नहीं थी अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को लेके। फर्स्ट ईयर मेरा वीक ही था एक तरीके से। फिर सेकंड ईयर आया। सेकंड ईयर में मैंने सोचा मतलब हमारा जो सेकंड ईयर होता है एमबीबीएस में, वो थोड़ा-सा उसको हनीमून पीरियड बोलते हैं क्योंकि वो 18 मंथ्स का होता है, सबसे लंबा साल होता है और उसमें स्टार्टिंग के जो 5-6 महीने होते हैं ना, उनमें आप मस्ती करते हो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकती। मुझे कैसे भी करके इसमें अपना स्टार्ट करना है पढ़ाई को और मैं इसी टाइम को एक अपना प्लस फैक्टर बनाऊँगी। मैंने जो भी ऐप्स वगैरह आती हैं वो ले ली। मैंने सारी वीडियोज़ देख सब समझ लिया थोड़ा-थोड़ा। फिर आते-आते लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन का टाइम मेरे लिए एक बहुत मतलब मैं मानती हूँ कि लोगों के लिए शायद ये टाइम थोड़ा-सा हार्ड हार्ड रहा होगा, बट मेरे लिए लॉकडाउन का टाइम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ग्रोथ का टाइम था। मैंने घर पे अपने आप को इतना प्रोडक्टिव बनाया, सबसे पहले तो मैं अपनी पढ़ाई मैंने एक दिन भी अपनी पढ़ाई को वेस्ट नहीं जाने दिया। रोज़ मैंने अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस किया, अच्छा पढ़ा और मेरे दिमाग में ये चीज़ आ चुकी थी कि कुछ करना है, अपने टैलेंट का कुछ करना है। मैं इसको लोगों के तानों में आके या इस डर से कि मैं मतलब शायद मेरे को इस चीज़ के लिए क्रिटिसिज़्म मिले या मेरे को टॉन्ट मिले या लोग मेरे को हाइलाइट करते हैं, मैं इस चीज़ के डर से नहीं रुक सकती। तो मैंने और मेरी मम्मी ने डांस वीडियोज़ बनाने का प्लान बनाया कि हम मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा डांस करती हैं, मैं तो करती ही थी बचपन से। तो हमने सोचा कि चलो अब डांस वीडियोज़ बनाएँगे हम। तो हम ना नई-नई लोकेशंस पे जाके डांस वीडियोज़ बनाते थे और उनको यूट्यूब पे मेरा एक चैनल बनाया और उसको यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया। मैं वहाँ वापस गई कॉलेज में, तो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स थे जो पेंडिंग चल रहे थे। मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए और मैंने सेकंड ईयर में फिर टॉप किया। मेरे को गोल्ड मेडल मिला सेकंड ईयर में और पैथोलॉजी होता है सेकंड ईयर का सब्जेक्ट, उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो मेरे लिए वो चीज़ एक मेरे लिए एक पैट ऑन द बैक थी कि हाँ, मैंने अब सही से पढ़ा है, अब मेरे को आ गया है शायद कि मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई है कि मेरे को कैसे करना है। मैंने फिर प्लान बनाया कि चलो व्लॉगिंग करके देखते हैं। सबके बच्चे उन्हें बताते थे कि आपके कॉलेज में उस बैच में ना ये दीदी हैं और ये ऐसे करके बनाती हैं।
तो धीरे-धीरे करके वो चीज़ थोड़ी-सी हाइलाइट होने लग गई कॉलेज के अंदर ही। अब मेडिकल कॉलेज का ना एक रूल होता है, यू कम अननोन यू गो अननोन, तो तुम बहुत सुखी रहोगे। अगर लोग तुम्हें जान गए, ये पहले दिन से ही था, अगर लोग तो अब पहले ही मैं इतनी परेशान थी उस चीज़ से, अब तुम्हें यूट्यूब की वजह से और 500 लोग और जान गए। तो फिर से वही चीज़ होने लगी मेरे साथ। मैं बहुत मुश्किल से तो उस फर्स्ट ईयर के बाद थोड़ी-सी स्टेबलाइज़ हुई थी कि चलो अब मुझे कोई नोटिस नहीं करता, मेरे को कोई टारगेट नहीं करता। अब जाके यूट्यूब की वजह से फिर से वो चीज़ होने लग गई। मैं क्लास में गई, तो सपोज़ मेरे को बच्चे बता रहे हैं कि कल तू लेक्चर में नहीं आई थी ना, तो वो मैम बोल रही थी कि उसको बोलना कि वीडियो बनाने से ज़्यादा ना पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरे बैचमेट्स के आगे तो मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब डिसरिस्पेक्टिंग था। मेरे को इंसल्टिंग लगती थी वो चीज़, कि यार ये लोग क्या सोचते होंगे, मज़ाक उड़ाते होंगे मेरी बाद में कि टीचर्स इस तरीके से मेरे लिए बोल रहे हैं। एक दिन मैं पोस्टिंग में गई तो एक मैम मेरे को बोलते कि तुमने कैमरा-वैमरा तो नहीं चला रखा? कभी मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मैं ऐसे थोड़ी रिकॉर्ड करूँगी यार। तो मुझे वो चीज़ बहुत मतलब तुम 20 लोगों के साथ बैठे हो और अचानक से तुम्हें कोई इस तरीके की बात बोले, अजीब-सी लगती है बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं इन लोगों को, क्यों इतनी दिक्कत है कुछ भी किसी के करने से। इसी तरीके की बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। मोरओवर 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ, तो मेरे कोई बैचमेट 1-2 मेरे साथ आ गए, जैसे मेरे फ्रेंड्स से अलग जो हैं, जिनको मैं बहुत ज़्यादा जानती नहीं हूँ, तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया अपने व्लॉग में। तो वो मुझे मैसेज करके फिर बाद में कह रहे हैं, "यार एटलीस्ट पूछ तो लिया करो कि तुम अपनी वीडियो में किसी को डाल रही हो और ये क्या तरीका होता है कि तुम बताती भी नहीं हो कि तुम किसको ले रही हो, तुम्हारा चैनल है और ये वो।" यार मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी के लिए बिग डील ही नहीं है और मैंने किसी को गलत सेंस में थोड़ी लिया। मैं सिर्फ़ अपना कैमरा अगर मैं ऐसे करके हूँ, तो तुम आ गए बाय चांस, मैं तुम्हें ले भी नहीं रही थी। उस तरीके की चीज़ें होने लगी फिर। धीरे-धीरे करके मैं इतनी डिसहार्टन हो गई ना, मेरा मन ही हट गया इस चीज़ से। मैंने कहा यार सबको इतनी दिक्कत होती है, कभी कोई तुम्हें आके ये बता देता है कि यार वो तो तेरे व्लॉग्स का ना मज़ाक उड़ाता है, और मैं भी उस चीज़ से अफ़ेक्ट हो रही थी। कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि यार ठीक है, अभी छोड़ देती हूँ, अभी वैसे भी पढ़ाई का टाइम फाइनल ईयर आ चुका था। मैंने सोचा ठीक है यार, पढ़ाई का टाइम आ गया। मैंने उसको एक पढ़ाई का बहाना देके मैंने उसको धीरे-धीरे करके कम कर दिया कि कोई बात नहीं यार छोड़ो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, और सब लोग थोड़ी ऐसा इतना करते हैं, मैंने जितना कर लिया बहुत है, मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम था। अब मैं अपनी पढ़ाई पे ध्यान देती हूँ और इंटर्नशिप के टाइम पे अच्छे से करके अपना सिलेक्शन निकालती हूँ, फिर कोशिश करूँगी, उसके बाद देखती हूँ कि मेरे पास एक और माइलस्टोन होगा तो शायद मैं और रेप्यूटेडली ये काम कर पाऊँगी। पर ऐसा नहीं होता। तुम जो चीज़ कर रहे हो वो तुम्हारी आइडेंटिटी में इंक्लूड होती है। मुझे धीरे-धीरे करके यही लगा कि और लोग भी वही चीज़ करना चाहते हैं जो मैं ऑलरेडी लेकर बैठी हूँ, बट दूसरे का लोग मज़ाक उड़ाना जानते हैं और अपना अच्छा करना जानते हैं। कॉलेज की सबसे बड़ा प्राइज़ होता है रनिंग ट्रॉफी फॉर मतलब बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप का होता है वो। वो मुझे यूट्यूब की वजह से मिला। तो आज से 5 साल पहले शायद मुझे ये लगा था कि मैं अपना यूट्यूब क्या, अपनी पढ़ाई और शायद अपनी सोशल लाइफ़ भी प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पा रही थी। और मुझे ऐसा लगता था कि आई एम फेलिंग एट इट, बट नाउ आई एम स्टैंडिंग हेयर 5 साल बाद, जिसमें कि मेरी एमबीबीएस की जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। मैं उसको हमेशा अपनी लाइफ में चेरिश करूँगी और उसमें मुझे काफ़ी सारे अचीवमेंट्स मिले, इंक्लूडिंग अ गोल्ड मेडल क्या, एक ट्रॉफ़ी क्या, मुझे हर चीज़ वो मिली जो एक अच्छे बच्चे को मिलनी चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मुझे जोश टॉक्स नीट ने ये आज अपनी स्टोरी शेयर करने का एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया। थैंक यू सो मच। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना। लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, मोशन क्लासेस। वैसे ये नाम तो आपने पहले सुना ही होगा क्योंकि एनवी सर को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं। तो मोशन क्लासेस अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे मोशन से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे ही एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट है कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सके। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है
जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी और जोश टॉक्स ये भी कोशिश करेगा कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी हमें रीच आउट करें और अपने कोर्सेज की सारी डिटेल्स और एडमिशन लेने पर कुछ डिस्काउंट हमें दे पाए। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।